हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। आई होप आप लोगों ने चैप्टर नंबर 5 का लेवल 1 सॉल्व कर लिया है। आपके 25 में से कितने एमसीक्यूज करेक्ट आए यह आपको वीडियो के नीचे करेक्ट कमेंट करना होता है। आज के सेशन में मैं लेवल नंबर 2 लेकर आई हूँ, चैप्टर नंबर 5 ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ का। और आज के सेशन में हम 20 वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। तो जैसे आपने पिछली बार किया था वैसे ही इस बार भी करना है। वीडियो चालू करने से पहले अपने सामने बुक लेकर बैठो। जैसे ही क्वेश्चन डिस्प्ले होगा वीडियो को पॉज करो, आंसर लिखो और फिर आगे वीडियो को डिस्प्ले रिज्यूम करो। और लास्ट में सेशन एंड होने के बाद आपको अपने मार्क्स नीचे कमेंट करने हैं कि आपके आज के सेशन में 20 में से कितने करेक्ट एमसीक्यूज आए। और सिर्फ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे हमने कम्युनिटी पोल्स अपलोड करना स्टार्ट किया है। कम्युनिटी पोल्स पे हम सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज अपलोड कर रहे हैं। जो बच्चा शिद्दत से डेली कम्युनिटी पोल फॉलो करेगा, आपके पास 30 से 35 दिन है, रोज हम 5 एमसीक्यूज अपलोड करते हैं, तो कम से कम आपके 100-150 एमसीक्यूज तो ऐसे ही प्रैक्टिस हो जाएंगे बिना पैसे दिए। आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि जब भी कम्युनिटी पोल अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, उनको भी बोलो चैनल को सब्सक्राइब करने ताकि उनका फायदा हो सके, उनको फ्री में मटेरियल मिल सके। ओके सो हाँ, और अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप डाउनलोड करो ताकि आपको 2 फ्री मॉक टेस्ट मिल सके। हमने 200 एमसीक्यूज आपको फ्री में दिया है। ये 2 फ्री मॉक टेस्ट हर एक बच्चे के लिए अवेलेबल है हमारे ऐप के फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में। जैसे ही आप ऐप लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको 3 डॉट्स दिखाई देगा, फ्री मटेरियल सेक्शन में जाओ। फ्री मटेरियल सेक्शन में जाते ही आपको ना टेस्ट वाला फोल्डर दिखेगा, तो टेस्ट वाले फोल्डर में जाके आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। और इन केस अगर किसी बच्चे को क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है तो वो हमारा वरदान बैच ज्वाइन कर सकता है। यहाँ आपको लेक्चर प्लस मॉक टेस्ट सब मिलता है। और अगर किसी को लेक्चर नहीं चाहिए तो आप हमारा सिर्फ क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको कम से कम 2200 एमसीक्यूज मिलेंगे जिससे आपकी प्रिपरेशन एकदम टॉप लेवल की हो जाएगी। और ये मॉक टेस्ट सीईटी स्टूडेंट्स के लिए भी यूजफुल है और नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए भी यूजफुल है। दोनों बच्चे ये मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये रहा अपना आज का पहला क्वेश्चन। ट्राई टू आंसर दिस। नोटबुक खोलो और इसको 20 सेकंड में आंसर करने का ट्राई करो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। अब हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में हमने क्या पढ़ा था कि हमारे जो अलील्स है वो तब तक कांस्टेंट रहेंगे जब तक रैंडम मेटिंग होती रहेगी और जब तक पॉपुलेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता रहेगा तब तक हमको कांस्टेंट रेशियो मिलेगा। दिस वाज हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। सो अलील फ्रीक्वेंसी फॉर एनी लोकस इज 1। हमको यहाँ इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो दिस इज करेक्ट। Population is genetically stable if gene migration, genetic drift and mutation, natural selection does not occur. In absence of distributing influence, gene frequency of large population change quite frequently provided that matings occur at random. ये गलत स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट राइट है, ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे आपको वेरिएशंस ज्यादा नहीं मिलते। यहाँ पे जो अपने सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे डू नॉट चेंज फ्रीक्वेंटली। अगर रैंडम मीटिंग हो रहा है तो ये चेंज नहीं होंगे, आपको सेम रेशियो मिलेगा। अ पॉपुलेशन विदाउट म्यूटेशन फॉलोज दिस प्रिंसिपल। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ये देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, हार्डी वेनबर्ग सर ने क्या बोला था, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स जब तक रैंडम मेटिंग करेंगे, व्हेन पॉपुलेशन इज मेटिंग रैंडमली और सिलेक्शन वगैरह नहीं हो रहा है, तब तक हमको अलील फ्रीक्वेंसी सेम मिलेगी। एंड अ सिंगल लोकस हैज 2 alleles and the frequency of these alleles are p and q। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। रैंडम मेटिंग हो रही है तो देयर विल बी नो चेंज इन द फ्रीक्वेंसी। अगर सिलेक्शन मेटिंग करोगे तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट पेयर। ये लेवल 1 में भी मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा एरा के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट पेयर। मीसोजोइक एरा में ओरिजिन ऑफ ह्यूमन, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज चार्ल्स डार्विन सर ने बताया था, करेक्ट। स्टडी ऑफ फॉसिल को पेलियोंटोलॉजी बोलते हैं, करेक्ट। म्यूटेशन थ्योरी ह्यूगो डी व्रीज ने दी थी, करेक्ट। मीसोजोइक एरा इज नॉट नोन एज ओरिजिन ऑफ मैन, क्योंकि मीसोजोइक एरा में क्या हुआ था, कहाँ गया वो मीसोजोइक एरा वाला क्वेश्चन, रुको, जियोलॉजिकल टाइम स्केल वाला टेबल होगा ना यहाँ पे। हाँ ये देखो, मीसोजोइक एरा में क्या हुआ था, सी Mesozoic era is known as the
appearance of placental mammals, first modern birds, it is known as age of reptiles, it is known as dinosaur dominant age. लेकिन यहाँ पे humans का origin नहीं हुआ था, तो first वाला जो option है that is incorrect option. Okay, चलो next question. Match the column. Come on. Analogous organ मतलब क्या होता है? Same function but different structure. फंक्शन सेम होता है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है. तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा? विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड विंग्स ऑफ इंसेक्ट. विंग्स का काम होता है उड़ना, लेकिन बर्ड्स का विंग अलग होता है, इंसेक्ट का विंग अलग होता है. तो एक आंसर आएगा 4. ऑगस्ट वाइसमैन ने कौन सी थ्योरी दी थी? जर्म प्लाज्म की थ्योरी दी थी, वो चूहे वाला एक्सपेरिमेंट, टेल वाला. ओपेरिन एंड हिल्डेन ने केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ के बारे में बताया था. यस. और होमोलोगस ऑर्गन मतलब क्या होते हैं? सेम ऑर्गन बट डिफरेंट फंक्शन. तो अभी मैंने आपको आंसर मार्क कर दिया, आपको सिर्फ इसमें से ऑप्शन नीचे कमेंट करना है. तो इसमें नीचे आंसर कमेंट करके बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा. क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या आएगा? सब लोग नीचे कमेंट करो. नेक्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट लाइफ ऑन अर्थ वाज. तो अर्थ पे सबसे पहली लाइफ कौन सी थी बताओ. सबसे पहला लिविंग सेल कैसे टाइप का था? क्या वो ब्लू ग्रीन अलगे था? क्या वो हेटेरोट्रॉफ्स थे या वो ऑटोट्रॉफ्स थे? कैसे थे? या फोटो ऑटोट्रॉफ्स थे? तो जो सबसे पहला लिविंग सेल बना था वो हेटेरोट्रॉफ था. इसको हेटेरोट्रॉफ क्यों बोला गया है? क्योंकि वो अपने सराउंडिंग न्यूट्रिएंट मीडियम से खाना खाता था ना. द फर्स्ट सेल वाज एनारोबिक एंड इट इज हेटेरोट्रोफिक, क्योंकि ये अपनी एनर्जी अपने साइड के केमिकल से ऑब्टेन करते थे. हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कोअकरवेट्स की. कोअकरवेट्स को खाना कहाँ से मिलता था? अपने सराउंडिंग एक्वेस मीडियम से. इसीलिए फर्स्ट सेल को हम हेटेरोट्रोफ बोलते हैं. दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एमसीक्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन. Given below are the statements, each with 1 or 2 blanks. Select the correct option which correctly fills the blanks. अभी ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है. आपको पहले सारे फिल इन द ब्लैंक्स भरने और फिर कौन सा पेयर करेक्ट है वो बताना है. तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक में ऑप्शन क्या आएगा? विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स. बटरफ्लाई इज एन इंसेक्ट एंड बर्ड्स, ये दोनों के विंग्स सेम दिखाई देते हैं, तो ये एनालोगस ऑर्गन हुआ. मतलब ये कौन सा टाइप का एवोल्यूशन दिखाता है? डाइवर्जेंट टाइप का एवोल्यूशन दिखाएगा. कैसे टाइप का एवोल्यूशन दिखाएगा? ये डाइवर्जेंट. तो ए का जो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक है उसका आंसर है डाइवर्जेंट. नेक्स्ट बी, मिलर, उरे मिलर एक्सपेरिमेंट के हिसाब से यहाँ पे कौन सा चौथा केमिकल आएगा? इट शुड बी H2S. और जब हमने इसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिया तो डैश वाज द फिटेस्ट. यहाँ पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थियरी नहीं आनी चाहिए ना. मतलब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज अपैरेटस में अचानक से सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहाँ से आ गया? फर्स्ट लिविंग सेल बना वो पता है, अमीनो एसिड्स फॉर्म हुए, यहाँ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट अचानक से बीच में आ गया. सो दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कैसे टाइप का ऑर्गन है? ये एक वेस्टिजियल टाइप का ऑर्गन है. करेक्ट. और ये कैसे टाइप का एविडेंस दिखाता है? रूडिमेंट्री एविडेंस. इट इज अ रूडिमेंट्री एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन. मतलब ये ऑर्गन अब सारे ऑर्गेनिजम्स में अनडेवलप हो चुका है. अकॉर्डिंग टू डार्विन, इवोल्यूशन टुक प्लेस ड्यू टू डैश एंड डैश. इवोल्यूशन किस वजह से हुआ? इवोल्यूशन के 2 रीजन थे. क्या क्या रीजन थे? स्मॉल वेरिएशंस एंड सर्वाइवल. सो इवोल्यूशन टुक प्लेस ड्यू टू स्मॉल वेरिएशंस एंड ये फर्स्ट का आंसर है, ये सेकंड का आंसर है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. अब आपको चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट पेयर बता रहा है. ये देखो, ये 4 ऑप्शंस में से आपको चेक करना है कौन सा पेयर करेक्ट है. पहले पेयर नंबर ए चेक करो, ऑप्शन नंबर ए चेक करो. इसमें 2 पेयर दिए हैं, ए और डी. ए वाला फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट है क्या? यस. डी वाला फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट है क्या? डार्विन सर ने हमको ये चीजें बताई थी. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. सो ए वाला भी करेक्ट है, डी वाला भी करेक्ट है. हमको करेक्ट स्टेटमेंट्स ढूंढने हैं. अब बी वाला ऑप्शन चेक करो. यहाँ पे ए के बारे में क्या बताया है? ए इज कन्वर्जेंट. अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पे गलती से डाइवर्जेंट लिख दिया क्या? वही मैं सोच रही थी कब से. एनालोगस ऑर्गन की वजह से कन्वर्जेंट इवोल्यूशन मिलता है. दिस इज कन्वर्जेंट, इट इज नॉट डाइवर्जेंट. सॉरी यार, ये डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट नहीं है.
हाँ, तो ए वाला ऑप्शन इज करेक्ट, कन्वर्जेंट। अब बी में क्या क्या आना चाहिए? H2S करेक्ट है, पर ये गलत है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो यहाँ पे बी का ऑप्शन क्या दिया है? ऑक्सीजन एंड न्यूक्लियोसाइड, गलत। हमने क्या लिखा है इधर पे? H2S एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो यहाँ पे H2S आना चाहिए था, यहाँ पे सर्वाइवल आना चाहिए था। तो ये दोनों ऑप्शन गलत है ना, आंसर कुछ और है और इन्होंने कुछ और दिया है, तो बी ऑप्शन कट। सी ऑप्शन देखो, सी ऑप्शन के हिसाब से इन्होंने बी में क्या लिखा है? बी में आंसर क्या आना चाहिए? H2S आना चाहिए और सर्वाइवल आना चाहिए। इन्होंने क्या लिखा है? ऑक्सीजन एंड अमीनो एसिड लिखा है, गलत। सी के हिसाब से आंसर क्या आना चाहिए? वेस्टिजियल ऑर्गन। इन्होंने क्या लिखा है? रूडिमेंट्री ऑर्गन। चलो एक बार के लिए अपन ये भी राइट दे देंगे, लेकिन सेकेंड आंसर क्या आना चाहिए इधर? रूडिमेंट्री एविडेंस। सो दिस इज गलत। नेक्स्ट सी, ये डी वाला ऑप्शन जो है इसमें सी का क्या दिया है? वेस्टिजियल ऑर्गन, रूडिमेंट्री, वेस्टिजियल, एनाटॉमिकल। ओके, ये राइट है। डी वाला देखो, अकॉर्डिंग टू डार्विन इवोल्यूशन दो रीजन के वजह से हुआ, स्मॉल वेरिएशंस की वजह से और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की वजह से। यहाँ पे क्या दिया है? म्यूटेशन एंड मल्टीप्लीकेशन। तो अगर मैं ये दोनों को राइट कंसिडर करूं तो भी ये वाला तो रॉन्ग है ना, तो पूरा ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ ऑप्शन नंबर ए ऐसा है जिसमें दोनों करेक्ट पेयर्स दिए हैं। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऐसा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन अगर आया और तुमको ऐसा लग रहा है कि इसमें बहुत ज्यादा टाइम जा रहा है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ के आगे के इजी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, और इस क्वेश्चन में लास्ट में टाइम नहीं बचा तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो कर देना, क्योंकि ये क्वेश्चन सच में थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्रे करो ऐसे लेंदी क्वेश्चंस ना आए। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ मैच द कॉलम। मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2। होमो हैबिलिस, HH, होमो हैबिलिस को हम क्या बोलते हैं? हैंडीमैन। होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथलिस, निएंडरथल मैन। होमो सेपियन, मॉडर्न ह्यूमन। होमो इरेक्टस, जावा मैन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? नीचे कमेंट करो। व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? होमो इरेक्टस के लिए मैं आपको ये टेबल दिखा देती हूँ। सी, ये देखो, होमो इरेक्टस के लिए क्या आएगा? जावा मैन, कहाँ गया? जावा एंड पेकिंग, निएंडरथल मैन, मॉडर्न मैन, हैंडीमैन। तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6, ये दो क्वेश्चंस आपको नीचे कमेंट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूटेशन थ्योरी किसने दी थी? ह्यूगो डी व्रीज ने। फॉर्मेशन ऑफ लाइफ was proceeded by chemical evolution, chemical evolution वाला थ्योरी किसने दिया? ओपेरिन एंड हेल्डेन ने। स्ट्रगल ऑफ फॉर एग्जिस्टेंस वाला थ्योरी किसने दिया? डार्विन ने। एंड लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये किसने बताया? लुइस पास्चर ने। इस क्वेश्चन का भी आंसर नीचे कमेंट करो। आपको सिर्फ ये मैच करना है, इसमें से कौन सा आंसर आएगा मैच करके नीचे कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चंस आपको नीचे कमेंट करके बता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सप्लेन्ड बाय द गिवन फिगर। यहाँ पे डायग्राम मैंने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये वाला पार्ट मत देखो, ये देखो। बताओ इसमें से ये कौन से टाइप का एवोल्यूशन है? आपको आंसर भी यहाँ दिख जाएगा। आंसर बताओ क्या आएगा इसका? यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है, आपको सिर्फ ये डायग्राम देना चाहिए था। तो ये किसका एग्जाम्पल है? इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ इवोल्यूशन? ये सारे होमोलोगस ऑर्गन्स हैं, तो होमोलोगस ऑर्गन में कौन से टाइप का इवोल्यूशन दिखता है? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? इसको आप अडेप्टिव रेडिएशन भी बोल सकते हो, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी बोल सकते हो। नेक्स्ट, विंग्स ऑफ बर्ड एंड इंसेक्ट आर होमोलोगस ऑर्गन। आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। बर्ड का विंग्स और इंसेक्ट का विंग दोनों का स्ट्रक्चर अलग होता है, और अगर स्ट्रक्चर अलग है तो उसको हम होमोलोगस नहीं बोलते हैं, एनालोगस बोलते हैं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ह्यूमन हैंड्स एंड बर्ड विंग्स आर एनालोगस ऑर्गन, ये भी रॉन्ग। ह्यूमन का हैंड्स और बर्ड्स का विंग्स दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है। ये देखो, ये ह्यूमन का हैंड है और ये बर्ड का विंग्स है, दोनों का स्ट्रक्चर होमोलोगस ऑर्गन में आता है। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस इज होमो। ह्यूमन हैंड्स एंड बैट विंग्स आर एनालोगस ऑर्गन, दिस इज ऑल्सो गलत, क्योंकि बैट का विंग्स
भी होमोलोगस ऑर्गन में आता है, यहाँ पे भी होमो आना चाहिए। थॉर्न ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल्स आर होमोलोगस ऑर्गन। ये देखो बोगनविलिया के जो थॉर्न्स हैं और ये जो टेंड्रिल्स हैं, ये दोनों होमोलोगस का एग्जांपल है। सो दिस इज ओनली करेक्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which fossil man has been known from शिवालिक हिल्स इन इंडिया? तो इंडिया के शिवालिक हिल्स से कौन से ह्यूमन की फॉसिल्स हमको मिली थी? यस, होमो हेबिलिस, रैमापिथेकस, ड्रायोपिथेकस। रैमापिथेकस राम, शिवालिक हिल्स में से राम जी, यानी रैमापिथेकस के राम जी नहीं, ऐसे मैं बोल रही हूँ, रैमापिथेकस के जो अपने ये हैं एंसेस्टर्स हैं, इनके फॉसिल्स हमको शिवालिक हिल्स से मिले थे। तो ऑप्शन नंबर B will be the right answer. Next question. On the basis of cranial capacity, which one is near to modern man? Cranial capacity के basis में कौन सा सबसे near है? देखो मॉडर्न मैन की अगर हम क्रेनियल कैपेसिटी देखेंगे तो 1450 सीसी है, और मॉडर्न मैन के जस्ट पहले आता है निएंडरथल। ड्राहेंस ऐसे लिखते हैं ना अपन, ड्राहेंस ये शॉर्ट फॉर्म है। ये क्या है अपना? ड्रायोपिथेकस, रैमापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, क्या है ये? होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल मैन, होमो सेपियन। तो इसकी क्रेनियल कैपेसिटी 1450 है, इसकी क्रेनियल कैपेसिटी 1400 है। तो मॉडर्न मैन के सबसे नजदीक किसकी क्रेनियल कैपेसिटी है? निएंडरथल मैन की। ये देखो इस टेबल में दिया है, ह्यूमन की 1450 है, निएंडरथल मैन की 1400 है। ओके, नेक्स्ट, डार्विन इन हिज थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन स्टेटेड दैट। डार्विन सर ने कौन सी थ्योरी दी थी हमको? हेरिटेबल वेरिएशंस अराइज थ्रू चेंजेस इन जीन कॉम्प्लेक्स ऑफ अ स्पीशीज, एनवायरमेंट डज नॉट प्ले एनी रोल इन द इवोल्यूशन। नहीं, डार्विन सर ने बोला था कि एनवायरमेंट की वजह से भी इवोल्यूशन होता है। यूजफुल वेरिएशंस आर प्रिजर्व्ड बाय नेचर। तो डार्विन सर ने कौन सी थ्योरी दी थी? ये वाली, कि जो वेरिएशंस यूजफुल है वो वेरिएशंस आगे कंटिन्यू होते हैं, बाकी इन्होंने नहीं दिया है। नेक्स्ट, ये देखो, यूजफुल वेरिएशंस आर प्रिजर्व्ड बाय नेचर। Which one of the following scientist name is correctly matched by the theory? ह्यूगो डिवरीज ने म्यूटेशन थ्योरी दी थी, करेक्ट। वॉन हेलमोंट ने थियोरी ऑफ बायोजेनेसिस दिया था, दिस इज इनकरेक्ट। कॉस्मोजोइक थ्योरी लुइस पास्चर ने नहीं दिया था, लुइस पास्चर ने स्वान नेक एक्सपेरिमेंट किया था। सो ओनली ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। Next, Darwin in his natural selection theory did not believe in which one of the following? Natural selection theory में डार्विन सर ने क्या नहीं किया था? Origin of species इन्होंने किया था, Survival of the fittest किया था, Struggle for existence किया था। डार्विन सर ने discontinuous variations के बारे में कुछ नहीं बताया था। So option number D should be the right answer for this question. Next question, most of the fossils are found in dash. ज्यादातर फॉसिल्स कहां पर मिलते हैं? ये अपना पेलियंटोलॉजी वाला टॉपिक है। सो ज्यादातर फॉसिल्स कहां पाए जाते हैं? सेडिमेंट्री रॉक में। ज्यादातर फॉसिल्स कहां पाए जाते हैं? मोस्ट ऑफ द फॉसिल्स आर फॉर्म्ड इन सेडिमेंटरी रॉक। ओके, नेक्स्ट, द गोल्डन एज ऑफ डायनासोर्स वाज ड्यूरिंग व्हिच एरा? मेसोजोइक एरा। डायनासोर्स वाला लाइन पढ़ा तो मेरे को तुरंत याद आ जाता है मेसोजोइक एरा, मैंने आपको अंडरलाइन भी करवाया था। यस, ओके, नेक्स्ट, which of the following are correct statements about microsphere? सिडनी फॉक्स ने नाम रखा था ना माइक्रोस्फीयर का, सिडनी फॉक्स। ओके, the concept of microsphere was given by Sydney Fox, correct. They were just aggregate without boundary, गलत। इनके पास 2 लेयर थी, they were 2 layered, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक। They were protenoid aggregate with double layered boundary, correct. They were unstable. सिडनी फॉक्स ने स्टेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बताया था। So only statement number 1 and statement number 3 is correct. Protenoids, they are aggregates. Okay, they were non-living. Correct? Okay. Analogous organs मतलब क्या होते हैं? Same function, different structure. तो क्या आएगा इसमें से आंसर? Same function but different structure. So option number D is the right answer. The earth is believed to be
4,600 million years old. Life on this planet estimated to have originated how many years ago? फर्स्ट लिविंग सेल कब देखने को मिला था? मैंने अपने वन शॉट लेक्चर में बताया है. आप लोगों ने अगर वन शॉट लेक्चर नहीं देखा है तो आपको यह नहीं याद आएगा. मैंने टेबल लिखाया था. फर्स्ट लिविंग सेल 2 बिलियन ईयर्स अगो डिस्कवर हुआ था. ये देखो 2000 मिलियन मतलब 2 बिलियन. मैंने ये लिखाया था आपको, ये बुलेट पॉइंट्स लिखाए थे. ओके, नेक्स्ट. दिस इज द लास्ट एमसीक्यू ऑफ टुडेज सेशन. According to one of the most widely accepted theory, Earth's atmosphere before origin of life consisted of a mixture of. Earth का एटमॉस्फेयर जब एकदम स्टार्टिंग स्टेज पे था तो कौन से गैसेस प्रेजेंट थे? ऑक्सीजन तो बिल्कुल नहीं था. ऑक्सीजन आना ही नहीं चाहिए ऑप्शन में. सो ऑप्शन नंबर ए और बी कट. अब बचा क्या? देयर वाज मीथेन, देयर वाज अमोनिया, देयर वाज हाइड्रोजन एंड देयर वाज वाटर वेपर. तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी. प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा वाटर वेपर्स प्रेजेंट थे. इट वाज रिच. ओके, इट हैड अदर एलिमेंट्स लाइक दिस. वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट थे. करेक्ट? ओके, सो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा. अगर आपने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो बच्चों आपको मॉक टेस्ट देने नहीं मिलेगा. हमने आपको अपने ऐप पे 2 फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए हैं. आपको बस ऐप में लॉग इन करना है और फ्री मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है. अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमारा वरदान बैच ज्वाइन कर सकते हो. यहाँ पे आपको लाइव लेक्चर प्लस एमसीक्यूज मिलेंगे और वो भी 2200 एमसीक्यूज, यानी कि मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे 22 मॉक टेस्ट. और अगर आपको लाइव लेक्चर अटेंड नहीं करना है तो आप हमारा सिर्फ मॉक टेस्ट वाला कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो. ये कोर्स नर्सिंग स्टूडेंट्स और एमएसटी स्टूडेंट्स सबके लिए बेनिफिशियल है. ये सारे फीचर्स आपको हमारे मॉक टेस्ट पे मिलेंगे. बेसिकली हमारे मॉक टेस्ट में हम जो क्वेश्चन सेट करते हैं वो एमएसटी सीईटी पेपर पैटर्न के हिसाब से होता है ताकि आपके स्कोर में ज्यादा से ज्यादा इंप्रूवमेंट हो. और अगर आपको कोर्स परचेस करते वक्त कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर इस टाइमिंग पे आप डायरेक्ट इस नंबर पे कॉल करके अपनी क्वेरी क्लियर कर सकते हो. किसी बच्चे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उसका भी कोई टेंशन नहीं है क्योंकि हमने बहुत सारे फ्री एमसीक्यूज भी सॉल्व कराए हैं. आप ये प्लेलिस्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, आप यहाँ से भी एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो. फिजिक्स का भी कंटेंट हमने प्रोवाइड किया है. अब बस आपको एक ही चीज करनी है कि बुक खोलो और पढ़ाई करो. इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो क्योंकि हमने अपनी चैनल पे कम्युनिटी पोल्स अपलोड करना स्टार्ट किया है और ये कम्युनिटी पोल्स पे हम डेली 4 से 5 पीवाईक्यूज अपलोड करते हैं. एंड ट्रस्ट मी, इस कम्युनिटी पोल की वजह से भी बच्चों के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आता है और उनकी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होती है. आज के सेशन में मैंने आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6. इसका आंसर नीचे आपको कमेंट करना है और टोटल आपके कितने क्वेश्चंस राइट आए वो आपको नीचे कमेंट करके बताना है. और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करो ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी लाकर दे सकूं. जितने ज्यादा लाइक्स होंगे इस वीडियो में उतनी जल्दी नेक्स्ट वीडियो आएगी. और आपके लिए हम मेगा एमसीक्यूज भी अरेंज करने वाले हैं, लेकिन वो टोटली आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है कि आपका कैसा परफॉर्मेंस हो रहा है और कितने ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं. जितने ज्यादा लाइक्स, कमेंट्स और शेयर होंगे मैं उतने जल्दी 50 मेगा एमसीक्यू लेकर आऊंगी जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज होंगे. ठीक है, सो मिलते हैं जल्दी. बाय बाय एवरीबॉडी, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, सी यू.